कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन ऐसे होने वाला है कि ग्रामर को बहुत बेसिक से सीखेंगे और इस तरीके से सीखेंगे कि ग्रामर में हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज बहुत गहराइयों में भी जाएंगे चीजों को। ऐसा भी लगेगा कुछ बच्चों को भी बहुत ज्यादा ही बेसिक हो रहा है, बट कोई नहीं। जब भी किसी स्ट्रॉन्ग चीज को बनाना होता है तो फाउंडेशन हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो आज फाउंडेशन को ही क्या करेंगे, फाउंडेशन को ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। सबसे पहली चीज, चलो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी से चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलो स्टार्ट करें। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो बचपन से हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं। सभी को ये चीज क्लियर है? आई होप इस चीज में किसी को भी कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के वो टेंसेस होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और आपका क्या होता है, फ्यूचर। तो ये जो 3 तरह के टेंसेस हैं ये पुरानी इंग्लिश के हिसाब से हैं कि भाई जो निकल गया, जो गुजर गया, वो क्या है, आपका पास्ट है। आपने पास्ट में सोचा था कि मैं बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करूंगा, या मैं एसएससी एग्जाम की तैयारी करूंगा, या मैं एक जॉब ले लूंगा। तो सोचा था पास्ट में, पास्ट। प्रेजेंट में आप तैयारी कर रहे हो, आपका प्रेजेंट है। फ्यूचर, आपकी एक बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा प्राउड फील करवाओगे। क्या हो गया, फ्यूचर। चलो, तो ये था ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से, या जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आई आपकी मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश क्या साउंड कम आ रहा है? एक सेकेंड रुको, साउंड तो बेटा ठीक ही आना चाहिए। ओके है, चलो एसी बंद कर देती हूँ मैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो इसके बाद आपकी क्या आई, इसके बाद आपकी आई मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश ने क्या बोला, मॉडर्न इंग्लिश ने बोला कि भाई जिस चीज को देखा नहीं वो टेंस कैसा। तो मॉडर्न इंग्लिश ने बोला कि ये फ्यूचर टेंस जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 ही टेंस होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है वो पास्ट और प्रेजेंट। तो बट हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि भाई हमें बहुत अच्छे से समझना है, तो हम तीनों टेंसेस को बहुत डिटेल में जाके समझेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम उस टेंस के साथ जो अभी चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज आपका प्रेजेंट टेंस। अब ध्यान से समझना, अब मैं आपको ऐसे समझाने वाली हूँ आज टेंसेस कि टेंसेस की जरूरत क्यों पड़ी। कोई चीज जो आपका प्रेजेंट है, क्या है वो चीज, आपकी स्टेट है। स्टेट का मीनिंग क्या होता है, स्टेट का मीनिंग होता है कि वो आपका आज है। सबसे पहले उसको समझते हैं, आपकी वो सिचुएशन है आज की। तो उस टेंस को आप कैसे शो करोगे? फॉर एग्जाम्पल मेरा आज क्या है, मेरा आज है कि मैं एक टीचर हूं। तो क्या है, आई एम अ टीचर। आपका आज क्या है, आपका आज है कि आप एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट।
तो पहली चीज जो होती है, पहला टेंस जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्टेट का टेंस, जो बताता है कि कौन सी चीज किस स्टेट में है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अब इस स्टेट के टेंस को बताने के लिए हम किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं इज का, हम इस्तेमाल करते हैं एम का, हम इस्तेमाल करते हैं आर का, और एक और वर्ब, इन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? इन वर्ब्स को हम बोलते हैं बीई की वर्ब्स। क्या बोलते हैं इसको? बीई वर्ब्स। बी का मतलब क्या होता है? आप क्या हो, आपकी स्टेट क्या है। इज को कहाँ लगाते हैं? इसको हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। एम को कहाँ लगाते हैं? आई के साथ। आर को हम कहाँ लगाते हैं? बहुवचन के साथ। एक से ज्यादा लोग हो तब आर को लगाते हैं। एक एक्सेप्शन होता है यू का, यू के साथ भी हम आर को लगाते हैं। क्या स्टेट वाला टेंस सभी को क्लियर है? इस स्टेट के टेंस को हम क्या बोलते हैं? इस स्टेट के टेंस को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई परेशानी किसी को भी? चलो, दूसरी चीज आती है कि ये जो स्टेट है, हो सकता है आपकी पास्ट की स्टेट भी हो। आप पास्ट में हो सकता है एक स्टूडेंट हो सकते थे, आपका ये कल भी हो सकता है कि आपका वो कल था, आपका वो पास्ट था। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पास्ट में मैं एक स्टूडेंट थी, आई वॉज अ स्टूडेंट। हो सकता है पास्ट में आप एक टीचर थे, या फिर पास्ट में आप एक क्या थे, आप एक स्कूल गोइंग, यू वर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, आप स्कूल जाने वाले बच्चे थे पास्ट में। तो ये जो स्टेट है ये पास्ट की भी हो सकती है, कोई चीज जो पास्ट की स्टेट थी। तो इस केस में हमने क्या यूज किया? इस केस में हमने यूज किया वॉज और वर को। स्टेट का मतलब होता है आपकी जो सिचुएशन है, आपका जो स्थिति है उसको बोल रहे हैं स्टेट, अवस्था जो है, राइट। तो सिंपल पास्ट में हमने क्या लगाया? सिंपल पास्ट में क्या क्या लगा? सिंपल पास्ट में लगा आपका वॉज और वर। वॉज किसके साथ लगा? वॉज लगा आपका सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। वर किसके साथ लगा? प्लूरल के साथ। एक एक्सेप्शन है यू का, कि यू के साथ भी वर ही लगाते हैं। क्या स्टेट वाला टेंस सभी को क्लियर है? अभी मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से टेंसेस पढ़ा रही हूँ। अभी तक हम कैसे पढ़ते थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये रूल्स होते हैं, सिंपल पास्ट। नहीं, अब हम रूल्स से नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे। इस बैच में मैं आपको ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कोई दिक्कत? चलो, मैं प्रेजेंट में एक टीचर हूँ, मैं प्रेजेंट में एक टीचर थी, मेरी फ्यूचर में भी कोई स्टेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्यूचर में ऑफिसर बन जाओगे, आप फ्यूचर में बैंकर बन जाओगे, आप फ्यूचर में टीचर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। तो एक स्टेट फ्यूचर की भी हो सकती है। क्या मैं कह सकती हूँ मेरी स्टेट फ्यूचर की भी हो सकती है? मैम फ्यूचर में हम हस्बैंड भी बन जाएंगे, फादर भी बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाओगे भाई, 100%। सबसे पहले उसी की पढ़ी है मैम, बैंकर वैंकर तो बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड और फादर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो फ्यूचर की स्टेट को कैसे दिखाते हैं? फ्यूचर की स्टेट को दिखाते हैं विल के साथ, विल और शैल के साथ। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी जब फ्यूचर टेंस को मैं डिटेल में बताऊंगी। और इनके साथ हम क्या लगाएंगे? इनके साथ हम बीई, बीई वर्ब थी स्टेट वाली, तो बीई लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? आई विल बी अ टीचर। मैं तो हूँ वैसे टीचर। आई विल बी अ टीचर मतलब मैं फ्यूचर की स्टेट बता रही हूँ कि मैं टीचर बन जाऊंगी। यू विल बी एन ऑफिसर, आप सभी लोग ऑफिसर बन जाओगे। तो ये क्या हो गई? आपकी फ्यूचर की स्टेट। और ये किस टेंस में आई? ये आपके सिंपल फ्यूचर टेंस में आई। कोई परेशानी किसी को भी यहां तक? क्या स्टेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है टेंसेस में कि स्टेट को कैसे दिखाते हैं? सभी को क्लियर है?
इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए? क्योंकि जितना फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा उसके ऊपर की इमारत उतनी अच्छी बनेगी। चलो अब आते हैं अगले पे। अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट के बाद वो है पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है कि मेरे पास उस चीज का हक है, मुझे हक है। चलो मेरे पास अभी कोई चीज है, इसका मतलब मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ कि मेरे पास अभी किसी चीज का हक है। मेरे पास एक घर है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या बनाया? आई हैव अ होम। उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ कार। आपके पास क्या है? आपके पास एक नोटबुक है। तो ये मैं हक दिखा रही हूँ प्रेजेंट में कि आप सभी के पास ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? सिंपल प्रेजेंट में हक वाली स्टेट दिखा रहा है। कोई परेशानी? तो हमने सिंपल प्रेजेंट में हक दिखाने के लिए क्या लगाया? हैज लगाया या फिर हैव लगाया। हैज का मतलब हैज किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ लगाते हैं? प्लूरल के साथ। और दो एक्सेप्शंस होते हैं, आई और यू के साथ भी हैव लगाते हैं। चलो अगर प्रेजेंट में हक दिखा रहे हैं तो पास्ट में भी हक दिखाना पड़ेगा भाई। मेरे पास क्या था? मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक घर था, एक बंगला था। तो अगर मुझे पास्ट में हक दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी? आई हैड अ कार, ही हैड अ बुक, आई हैड अ पार्टनर इन क्राइम। तो पास्ट का हक हमने कैसे दिखाया? अगेन सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट का हक हमने दिखाया हैड के साथ। कोई दिक्कत आ रही है? समझ में आ रहा है? चलो तीसरी बात करते हैं, फ्यूचर के साथ हक कैसे दिखाएंगे? अगर मुझे फ्यूचर में हक दिखाना है कि आगे जाके फ्यूचर में मेरे पास एक गाड़ी होगी, आगे जाके फ्यूचर में मेरे पास एक बंगला होगा, तो फ्यूचर का हक कैसे दिखाते हैं? विल या फिर शैल। अभी डिफरेंस बताऊंगी आगे जाके, अभी नहीं बता रही विल और शैल में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे कोई हैज कोई हैड कुछ नहीं लगता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैव लगता है। तो मेरे पास गाड़ी होगी, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, यू विल हैव अ कार। तुम्हारे पास बंगला होगा, उसके पास बंगला होगा, शी विल हैव अ बंगलो, या शी विल हैव एन अपार्टमेंट, उसके पास अपार्टमेंट होगा कोई। तो क्या पोजेशन सभी को क्लियर है? पोजेशन को कैसे दिखाते हैं टेंस में? चलो दो चीजें हो गई, क्या क्या हो गया? स्टेट हो गई, पोजेशन हो गया। अब आते हैं तीसरी चीज पे, और तीसरी चीज क्या है? दैट इज एक्शन। लाइट्स कैमरा एक्शन। एक्शन मीन्स अब अगर कोई एक्शन किया है भाई, कोई काम किया है, अब एक्शन की बात करेंगे। तो अगर मैंने कोई प्रेजेंट में काम किया है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में मैं रोज पढ़ाती हूँ या मैं पढ़ा, तो एक्शन को कैसे दिखाएंगे? अब एक्शन के चार तरीके हो सकते हैं। एक्शन को दिखाने के चार तरीके हो सकते हैं। पहला तरीके पे आते हैं, मैं कोई काम रोज करती हूँ, मैं कोई काम रोज करती हूँ, वो मुझे एक्शन में दिखाना है। तो वो मैं कैसे दिखाऊंगी? मतलब वो काम क्या है, वो जो एक्शन है मेरी क्या है? वो मेरी हैबिट है। वो एक्शन क्या है? मेरा रूटीन एक्शन है, रूटीन है मेरा। हो सकता है वो एक्शन कोई सच्चाई हो, वो एक्शन कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसी सच्चाई हो जो हमेशा होती है सच। वो एक्शन कोई कहावत हो जो हर किसी पर लागू होती है, या वो कोई एक्शन प्रेजेंट का एक्शन। तो एक तरह के एक्शंस तो ये हो सकते हैं। अब ग्रामेरियंस ने सोचा इनको दिखाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढते हैं। अब इनको दिखाने के लिए नया तरीका क्या ढूंढा गया? इनको दिखाने के लिए तरीका ढूंढा गया कि इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा।
तो ग्रामेरियंस ने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और जो भी हैबिट और रूटीन हो इन सबको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाओ। फिर किसी का डाउट आया, चलो तुमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगा दी, लेकिन अगर सिंगुलर हुआ तो कैसे करोगे, प्लूरल हुआ तो कैसे करोगे, कुछ तो डिफरेंस रखो। तो ग्रामेरियंस के मन में आइडिया आया क्या, कि अगर प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, और अगर सिंगुलर होता है तो क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा दो। और आई और यू तो बचपन से ही एक्सेप्शन में चल रहे थे, तो आई और यू को यहीं रख दो। तो क्या समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स कैसे बने? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स ऐसे बने कि अगर आपको कोई भी हैबिट, रूटीन, फैक्ट, ट्रुथ या प्रोवर्ब दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखाओ। तो टीचर ने बोला कि जो सन है ईस्ट में राइज करता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ था, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना दिया। मैंने बोला कि मैं रोज क्लास पढ़ाती हूँ, रोज इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया, आई टीच इंग्लिश एवरी डे। किसी ने कहावत बोली कि एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होते हैं, तो क्या बन गया, 1 and 1 मेक 11। तो ऐसे जब जब कहावत बनने लग गई, किसी का रूटीन एक्शन बताने लग गए, कोई फैक्ट बनाने लग गए, हैबिट बताने लग गए, तो कौन सा टेंस यूज करने लग गए, तो उस केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करने लग गए। और वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई अगर प्लूरल आई और यू था, और अगर प्लूरल नहीं था, आई और यू नहीं था, सिंगुलर था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया। मैम मेक्स भी हो सकता है, हाँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इसको 2 माने या 1 माने। अगर इसको आप 2 अलग अलग यूनिट मान रहे हो तो मेक लगा दो, अगर इस पूरे को एक ही मानते हो तो मेक्स लगा दो। वो भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 अलग अलग चीजों की बात हो रही है, 1 and 1, तो 2 अलग अलग चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको प्लूरल माना, इसलिए मैंने यहाँ पे मेक लिखा। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो अब बात क्या आई, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे थे तो हुआ क्या, बहुत सारी चीजें आई नई नई, ये तो बहुत इजी था, तो ग्रामेरियंस ने इसके ऊपर तो कॉन्सेप्ट बना दिया। फिर क्या आया, फिर ऐसे आया कि अगर कोई कमेंट्री कर रहा हो, अब ये होता है, अब ये हुआ, कोई कमेंट्री चल रही हो लाइव, टीवी पे चल रही हो, रेडियो पे चल रही हो, कोई क्रिकेट की कमेंट्री चल रही हो, या कोई फ्यूचर का एक्शन हो, लेकिन उसकी डेट फाइनल हो गई कि वो उसी दिन होगा, मतलब वो एक फैक्ट बन गया है। अगर कोई फ्यूचर का एक्शन है जो कि प्लान्ड है कि वो 22 तारीख को ही होने वाला है, मतलब वो एक फैक्ट बन गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वो क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया है। मैं पीछे का आपको वो भी बता रही हूँ कि ग्रामेरियंस ने क्या सोच के इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाला। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि रटना नहीं पड़ेगा, आपकी भी उसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है। तीसरी चीज, कोई न्यूज़पेपर पे हेडलाइन आई, न्यूज़पेपर पे हेडलाइन आई तो वो भी एक फैक्ट बन गई, क्योंकि भाई न्यूज़पेपर में माना जाता है कि झूठ तो कुछ होता नहीं है, पहले माना जाता था जब न्यूज़पेपर पे चीजें आती थी, तो ये सब फैक्ट बन गए। तो ये सब फैक्ट बन गए, तो इसलिए इन तीनों को भी किस टेंस में बनाया गया, इन तीनों को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाने लग गया। इसका मतलब क्या है, इनके साथ भी क्या लगा, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, अगर प्लूरल था तो, और सिंगुलर था तो क्या क्या लगने लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस। हैबिट और रूटीन बेटा सेम ही है। हैबिट का मतलब मेरी वो आदत हो गई है बहुत सालों से, बहुत टाइम से। रूटीन का मतलब है मैं उस काम को रोज करती हूँ, ऑलमोस्ट सेम। तो टीवी कमेंट्री क्या चल रही थी, विराट ने एक 6 मारा, विराट स्ट्राइक्स अ 6, तो क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मारा। फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन लिया, मोदी जी विजिट्स चाइना on 26th Feb 2048। क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस बना। न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई, 2 people क्रिएट हिस्ट्री, 2 लोगों ने हिस्ट्री बना दी। तो इन सब चीजों को भी हमने किस में बनाया, इन सब चीजों को भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाया। कोई परेशानी यहां तक किसी को भी? समझ में आ रहा है?
सभी को। चलो, अब ग्रामेरियंस ने बोला कि भाई हमने इतना तो सॉर्ट आउट कर लिया है, अब दूसरी बात हमें ये बताओ कि अगर अगर मुझे कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, अगर इसी में कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, या फिर किसी से कोई सवाल पूछना होगा, तो उस केस में क्या करेंगे भाई? तो उस केस में बात आई कि भाई कुछ वर्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, उसको क्या नाम दिया गया? हेल्पिंग वर्ब। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में आप डू और डस का इस्तेमाल करो। डू कब लगाओगे? अगर प्लूरल होगा, आई होगा या यू होगा, तो डू लगा देना। अगर सिंगुलर होगा, तो हमने रूल तो बनाया ही था कि सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगाते हैं, तो वो वाला एस और ईएस ना यही लगा देते हैं। ये क्या हो गया? इसके आगे नहीं लगाते एक। हाँ, तो क्या करते हैं, वो एस और ईएस वाला क्या करते हैं, एक मिनट दो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, चलो, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, इसी हेल्पिंग वर्ब में एस और ईएस लगा देते हैं, तो यहां दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या पड़ा कि डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस कभी नहीं लगता। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं लेट नहीं उठती हूँ, तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया? आई डू नॉट वेक अप लेट। मुझे क्या बोलना था? क्या मैं जल्दी उठती हूँ? डू आई वेक अप अर्ली। तो नेगेटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए, क्वेश्चंस को दिखाने के लिए कौन कौन से दो वर्ड्स ऐड हुए? डू और डस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनाई। सेंटेंस मैंने लिखा, मुझे इसमें एरर बताना। ही डज नॉट सिंग्स वेल, वो अच्छा नहीं गाता है। बताओ इस सेंटेंस में एरर क्या है? व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? सेंटेंस में एरर है कि डज में एस ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ क्या लगाने की जरूरत है? यहाँ मत लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया? सिंग। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरीके से समझ में आया सभी को? एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस? चलो, अब आते हैं, चलो प्रेजेंट की बात थी तो सही है, पास्ट की बात का क्या? अब बात आई कि प्रेजेंट की ये बात थी तो सही था, अब अगर पास्ट का कोई फैक्ट बताना हो, तो पास्ट की कोई चीज बतानी हो, तो क्या बोला? देखो, प्रेजेंट में क्या लगाया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी ना, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, एज सिंपल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएगी। फिर उन्होंने पूछा क्वेश्चंस में क्या करेंगे, क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? तो क्या जवाब मिला? प्रेजेंट में क्या लगाया था? डू और डज लगाया था, इसमें डिड लगा दो। और क्योंकि डू और डस के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करते हैं। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी या कोई भी ऐसा मॉडल वर्ब आएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इस कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं करते, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करते किसी को भी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बने? यहाँ से कॉन्सेप्ट बने कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगने लग गई और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने लग गई। कोई परेशानी किसी को? जब भी हम सिंपल पास्ट में एक्शन की बात कर रहे थे, तो ही वेंट देयर, वो वहां गया। ही डिड नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गया। क्या वो वहां गया? डिड ही गो देयर?
क्या ये सभी को क्लियर है? तो हुआ क्या, फ्यूचर में लगाए, प्रेजेंट में लगाई गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में लगाई गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर बात आई कि अगर कोई एक्शन फ्यूचर में दिखाना हो तो, कि अगर कोई एक्शन फ्यूचर में दिखाना हो तो क्या करेंगे भाई? एज सिंपल, विल और शैल लगाया था ना, उसके साथ क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो आई विल गो देयर, he will not go there, they shall not go there। क्या ये एक्शन क्लियर है सभी को? एवरीवन। तो अभी जो हमने पढ़ा उसकी एक समरी पढ़ते हैं। तो अभी जो हमने इतना कुछ पढ़ा उसकी समरी पढ़ते हैं। और ये सारा का सारा किस टेंस के अंदर आता है? ये आता है सिंपल, या फिर जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट के अंदर। तो सिंपल और इनडेफिनेट के अंदर हमने 3 सिनेरियोस पढ़े। अब देखना समरी से कैसे और अच्छी तरीके से याद होता है। हमने क्या पढ़े? हमने 3 सिनेरियोस पढ़े। कौन कौन से वो 3 सिनेरियोस थे जो हमने पढ़े? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है। पहला सिनेरियो हमने पढ़ा, द वेरी फर्स्ट सिनेरियो वाज स्टेट। दूसरा सिनेरियो हमने पढ़ा पोजेशन। और तीसरा सिनेरियो हमने पढ़ा एक्शन। फिर इसके हमने तीनों के अंदर पढ़े, प्रेजेंट के अंदर पढ़े, पास्ट के अंदर पढ़ा और फ्यूचर के अंदर पढ़ा। इस टेबल को जरूर बनाना, ये टेबल आपको पूरी समरी दे देगी, तो आपको पूरा पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ टेबल से रिवाइज करोगे। आप पूरी ग्रामर ना मैं आपको ऐसे टेबल से ही पढ़ाऊंगी, जिससे कि ग्रामर आप सभी के टिप्स पे हो। तो प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा? हैज लगाते हैं, या फिर सॉरी स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट में क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, एम लगाते हैं या फिर आर लगाते हैं। पास्ट में स्टेट में क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं या वर लगाते हैं। फ्यूचर में क्या लगाते हैं? विल और शैल के साथ बीई बी लगाते हैं। पोजेशन में हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं। पास्ट में हैड लगाते हैं। फ्यूचर में विल और शैल के साथ हैव लगाते हैं। एक्शन में क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। डू लगाते हैं या फिर डस लगाते हैं। ये प्लूरल के साथ लगाते हैं या फिर आई के साथ या यू के साथ लगाते हैं, और ये जो है सिंगुलर के साथ लगाते हैं। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ पे विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या सिंपल इंडेफिनिट केस टेंस की समरी सभी को क्लियर है? एवरीवन। क्रिस्टल क्लियर है? आई और यू बेटा एक्सेप्शंस में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अब बात, चलो अब एक्शन की तो बात हो गई। प्रेजेंट में एक्शन हुआ, पास्ट में एक्शन हुआ, फ्यूचर में एक्शन हुआ, सबकी बात हो गई। अब बात करते हैं अगली चीज की। अगली बात ये आई कि अगर मुझे कोई ऐसा एक्शन दिखाना है जो लगातार चल रहा है, जो बंद ही नहीं हुआ अभी तक, तो मैं क्या करूंगा? तो किसी ने ग्रामेरिया से सवाल पूछा कि अगर मुझे कोई ऐसा एक्शन दिखाना है जो बंद ही नहीं हो रहा, जो चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, तो उस केस में क्या करूंगा? तो ग्रामेरियन ने प्रफुल्ल के साथ कैसे बोला, वेट मैं बताता हूँ। तो ग्रामेरियन ने बड़ा दिमाग लगाया। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने बोला कि देखो प्रेजेंट में ना हम इज एम आर तो लगा ही रहे थे, लगा रहे थे ना, तो इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा रहे थे, तो एक आईएनजी और लगा देते हैं। ये आईएनजी हमें बताएगा कि एक्शन लगातार चल रहा है। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने बोला पास्ट में क्या करोगे? तो पास्ट में उन्होंने बोला कि वॉज वर्ड लगा रहे थे,
तो वॉजवर तो लगाते ही है। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे क्या करें, तो उन्होंने बोला इसको ना कांस्टेंट रखते हैं, बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, ज्यादा रूल्स बनाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, इसको सेम रखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमने चेंज कर ही दिया तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने इसको भी v1 प्लस आई कर दिया। फिर उन्होंने बोला अच्छा फ्यूचर में क्या करेंगे, तो फ्यूचर में उन्होंने देखा, तो फ्यूचर में हम क्या लगा रहे थे, विल और शैल लगा रहे थे और स्टेट में बीई लगा रहे थे, इसको कांस्टेंट कर दिया। तो क्या आ गया, v1 प्लस आई आ गया। कोई परेशानी कॉन्टिन्यूअस के रूल्स में? क्या इस तरीके से याद हो रहे हैं रूल्स सभी को? क्या करूं बेटा, नीचे ताजमहल बन रहा है और जब तक नहीं बनेगा तब तक ये दिक्कतें आएंगी। चलो पहले मुझे बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? इजी था कि प्रेजेंट में लगातार काम चल रहा है तो v1 प्लस आई लगा दो, पास्ट में चल रहा है तो v1 प्लस आई, फ्यूचर में चल रहा है तो v1 प्लस आई, और जो जो इसकी वर्ब्स थी स्टेट में उनको लगा दो। इस समझ में आ रहा है कि स्टेट वाली वर्ब्स हैं? पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है मैंने इज एम आर वॉज वर विल शैल बी जो लिखा है कहां से लिया है, स्टेट से लिया है। ये देखो स्टेट लिया है, क्यों? क्योंकि वो स्टेट लगातार चल रही है, ये स्टेट लगातार चल रही है, तो ये स्टेट और ये लगातार चलना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट अगर लगातार चल रही है तो स्टेट वाले सारे उठा लो और सबके आगे v1 प्लस आई लगा लो। समझ में आ रहा है रूल्स कैसे डेवलप हुए थे टेंसेस के? चलो तो ये काम भी हो गया। अगली बात पे आते हैं। अगली बात आई, ग्रामेरियन से फिर से सवाल पूछा गया, चलो तुम्हारी इस बात को तो हम मान गए, लेकिन अब मुझे एक बात ये बताओ, कोई काम है जो कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, कोई काम है जो पूरा हो गया है लेकिन अभी अभी पूरा हुआ है, तो तुम उसको पास्ट में रखोगे या प्रेजेंट में रखोगे? तो सवाल ये आया कि कोई काम जो अभी अभी पूरा हुआ है उसको पास्ट में रखोगे या प्रेजेंट में रखोगे? अब बेचारे ग्रामेरियंस हो गए कंफ्यूज, इसमें क्या करें भाई, काम तो पूरा हो गया पास्ट में होना चाहिए, नहीं अभी अभी हुआ है तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक नया टेंस बनाया और उस नए टेंस का नाम क्या रखा, उस नए टेंस का नाम रखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब काम कंप्लीटेड है लेकिन वो कंप्लीट कब हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में। कोई दिक्कत किसी को भी? काम कंप्लीटेड है लेकिन वो कंप्लीट कहाँ हुआ है, प्रेजेंट में। अब ग्रामेरियंस को बोला गया कि भाई इसके रूल्स बताओ, तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने बोला पहले तो इसको वर्ब से बताने की कोशिश करते हैं। वर्ब से बताने के लिए उन्होंने एक नई तरह की वर्ब का की डिस्कवरी करी और उन्होंने एक वर्ब की एक तीसरी फॉर्म निकाली जिसको बोला गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आती है वर्ब की नई डिस्कवरी, वर्ब बनाई गई एंड दैट वाज व्हाट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई गई। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। तो जितने भी परफेक्ट वाले टेंसेस थे उन सब में किसको रख दिया गया, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख दिया गया। अब बात आई, अब अलग अलग कैसे करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट से कैसे अलग करेंगे, पास्ट को फ्यूचर से कैसे अलग करेंगे? तो एक ग्रामेरियन ने बोला, देखो बेसिक पे ही आ जाओ, ये स्टेट वाला तो यूज कर लिया हमने कॉन्टिन्यूअस में, ये स्टेट वाला यूज कर चुके हैं कॉन्टिन्यूअस में, अब इसको यूज कर लेते हैं भाई, अब इस पोजेशन वाले को यूज कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरी की पूरी टेबल को यूज कर लिया परफेक्ट में। मतलब हैज और हैव को प्रेजेंट में लिख दिया, हैड को पास्ट में लिख दिया, विल और शैल और हैव को फ्यूचर में लिख दिया। तो इस पूरी की पूरी पोजेशन टेबल को उठा के कहाँ यूज कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे हैज और हैव को लिख दिया, यहाँ पे हैड को लिख दिया और यहाँ पे विल और शैल और हैव को लिख दिया। कोई परेशानी किसी को भी? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से कौन सा टेंस बनाया गया, इस तरीके से परफेक्ट टेंस बनाया गया।
समझ में आ रहा है? अभी मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगी, डोंट वरी। बट अभी मैं आप लोगों को एक फाउंडेशन बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रामर कैसे बनी, टेंसेस कैसे बने। ऐसा आई थिंक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे इस तरीके से तीन अलग अलग तरह के टेंसेस बने। कौन कौन से तीन अलग अलग तरह के टेंस बने? हमारा सिंपल टेंस बना, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस बना, और हमारा परफेक्ट टेंस बना। चलो, फ्यूचर में वो कब कंप्लीट हो जाएगा? 10 साल के बाद मेरा घर बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट में वो काम कंप्लीट हो गया था, पास्ट परफेक्ट की भी एक अलग कहानी है, वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगी। चलो, अब आते हैं अगली चीज पे। अब एक ग्रामेरियन ने बोला कि भाई तुमने तीन टेंस तो बना लिए, लेकिन उसका क्या कि कोई काम कंप्लीट भी हो गया है और कोई काम लगातार भी चल रहा है। कोई काम कंप्लीट भी हो गया है और कोई काम लगातार भी चल रहा है, उसका क्या करोगे? तो उन्होंने बोला क्या दिक्कत है, कंप्लीट वाले के लिए हमने परफेक्ट बनाया था, लगातार चलने वाले के लिए हमने कॉन्टिन्यूअस बनाया था, तो दिक्कत वाली चीज तो कोई है ही नहीं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिला के एक और टेंस बना दिया, जिसको क्या नाम दिया गया? जिसको नाम दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कंप्लीट भी हो गया, कंप्लीट 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, कंप्लीट भी हो गया है उतना हिस्सा, और आगे भी बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, चलो अब इसको भी बता दो, इसके रूल्स कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स ही तो बनाने हैं, कंबाइन करते हैं फिर से। पहले परफेक्ट वाले पार्ट को उठाओ, कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट को उठाओ, दोनों को मिला दो। कोई दिक्कत नहीं थी। परफेक्ट के रूल्स थे हैज और हैव, पास्ट में था हैड, फ्यूचर में था विल, शैल और हैव। तो इनको उठा लिया पहले दो। कॉन्टिन्यूअस था तो V1 प्लस ING था, तो परफेक्ट का भी रूल उठाया, कॉन्टिन्यूअस का भी रूल उठाया। इन दोनों के रूल्स तो हमने उठा लिए। इसके बाद बोला अभी ना कोई बात जम नहीं रही। क्यों नहीं जम रही? क्योंकि हमने तो बोला था कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पे V1 प्लस ING लग रहा है। यहीं पे तो बोला था कि इन सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, और यहाँ पे V1 प्लस ING लग रहा है, तो कुछ बात, अच्छा हैज और हैव है, राइट, तो कोई बात जम नहीं रही। तो इसीलिए क्या किया गया, एक नई वर्ब को बनाया गया जिसका नाम रखा गया बी, और जिसको क्या रोल दिया गया? जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म का रोल दिया गया। पता है आप लोगों को इतना इस लेवल पे समझाने के लिए, दिस इज लाइक 3 मंथ्स ऑफ माई स्टडी ऑफ ग्रामर। जो जब मैंने ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया था, आई वांटेड कि मैं ग्रामर ऐसे पढ़ूंगी कि बिल्कुल बेस से पढ़ूंगी, बट मैंने ना उस तरीके से पढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि सब लोगों को क्विक फिक्स चाहिए। बहुत टाइम बाद आई डिसाइडेड कि परफेक्शन इस अपनी खुद की एप्लीकेशन का आई लॉन्च अ बैच, जिसको मैं ग्रामर इस तरीके से पढ़ाऊंगी, जिससे कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स रटने ना पड़े। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसीलिए कि जैसे जैसे मैं आपको रूल्स बता रही हूँ ना, उसको रूल की तरह मत देखना, उसको समझने की कोशिश करना कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। रूल्स आप कभी ये ना बोलो कि रूल्स याद नहीं हो रहे। चलो, तो क्या किया गया, बीन को ऐड किया गया और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी गई, और इन सब में क्या लगा दिया गया? इन सब में बीन लगा दिया गया। कोई परेशानी किसी को भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? तो अब क्या सब चीज के पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है कि हैज और हैव के दो रोल्स क्यों होते हैं, इसको पोजेशन में भी क्यों यूज करते हैं, और इसको परफेक्ट टेंस में भी क्यों यूज करते हैं? क्या ये रूल समझ में आ रहा है? इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है इज एम आर के तीन रोल्स क्यों होते हैं, इसको अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह भी क्यों यूज करते हैं, और इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्यों यूज करते हैं? क्या समझ में आ रहा है कि बीन को वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों बोलते हैं और बीई को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं? डू और डस के साथ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं? क्या सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सभी के? एवरीवन? चलो, तो
अभी तो हमने एक पूरा का पूरा बेस बनाया टेंसेस का। अब जो हमने बेस बनाया है एक बार उसको टैबुलर फॉर्मेट में बना लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी गहराइयों में और जाना स्टार्ट करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे जो हमें एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो एक प्यारी सी टेबल बनाते हैं। बीइंग कब बताऊंगी? बीइंग तब बताऊंगी जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी। जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी ना, तो बीइंग के पीछे की पूरी स्टोरी बताऊंगी। डोंट वरी, इस बार में आपको ग्रामर की एक एक स्टोरी तो समझ पता चलेगी। एक बार टेबल बना देंगे सभी लोग। चलो पहले इतनी बनाते हैं, फिर और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेंस का नाम, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम। सबसे पहला टेंस कौन सा था? सिंपल प्रेजेंट। फिर था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे करके पास्ट के चारों टेंसेस लिख लेते हैं। अब ना आपको रूल रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको फिल करना स्टार्ट करो। पास्ट परफेक्ट, एक यहाँ पे सेंटेंस दे रही हूँ, उस सेंटेंस को सारे टेंसेस में बनाना है, एंड दैट इज आई ई। बहुत छोटा सा सेंटेंस दे रही हूँ। चलो
मैम आपको हमेशा कोल्ड रहता है? नहीं बेटा, आज मुझे एक्चुअली फीवर आ रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा फील हो रहा होगा। अभी इनके आगे ना ऐसे डॉट्स लगा लेना, जब कॉन्सेप्ट और अच्छे और समझाऊंगी गहराई में तभी समझ में आएगा कि मैंने आप लोगों को ऐसे डॉट्स क्यों लगवाए हैं, है ना। जिन जिनके आगे डॉट्स लगा रही हूँ उनके आगे डॉट्स लगा लेना। क्या ये पूरा का पूरा टेबल क्लियर है कंप्लीट टेंसेस का? सभी लोगों को क्लियर है? जो लोग बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल पहली बार आए हैं क्लास में आज? चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे। अब एक एक करके वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में बार बार उनके क्वेश्चंस आते हैं। 20 कॉन्सेप्ट्स हैं। 20 कॉन्सेप्ट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है? कोई काम कंप्लीट भी हो गया है और वो काम लगातार भी चल रहा है। तो जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हम वहां पे दो चीजों को बताते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज बता सकते हैं। पहली चीज, या तो मैं बता दूं वो काम शुरू कब हुआ था, या तो मैं क्या बता दूं कि वो काम शुरू कब हुआ था, या फिर मैं बता दूं कि उस काम को होते होते कितना समय बीत गया है। मतलब मैंने बताया कि वो काम 2010 में शुरू हुआ था, या फिर मैंने ये बता दिया कि उस काम को कंप्लीट हुए 10 साल हो गए हैं। तो जब भी हम पॉइंट ऑफ स्टार्ट की बात करते हैं उस केस में हम क्या लगाते हैं? उस केस में हम सिंस लगाते हैं। और जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं उस केस में हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो मैंने अगर सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डैश, मैंने यहाँ पे लिखा 10 years और मैंने यहाँ पे लिखा 2011। इनफैक्ट ज्यादा हो गए बट चलो। तो ड्यूरेशन लिखा था तो मैंने क्या लिखा? फॉर। 10 साल कंप्लीट हो गए। मैंने स्टार्ट लिखा 2011 में स्टार्ट हुआ था तो मैंने क्या लिखा? सिंस। क्या कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? चलो अब ये तो था बेसिक। एग्जामिनेशन में क्या आता है जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं? हम कंफ्यूज होते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे सेंटेंस दिया आप लोगों को, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश डैश चाइल्डहुड। अब मुझे बताना फॉर आएगा या सिंस आएगा? एक और मैंने लिखा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डैश आई मूव्ड टू दिल्ली। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ कब से? बचपन से, पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। जब से मैं दिल्ली मूव हुई हूँ तब से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। तो दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ स्टार्ट बता रहे हैं। तो जब भी पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताते हैं हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे भी सिंस आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी सिंस आएगा। कोई परेशानी? मैम पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट नहीं आता है बेटा, धीरे धीरे। अभी सारे कॉन्सेप्ट्स पे आ रही हूँ, एक एक करके सारे टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस। पेशेंस की इडियम क्या होती है? होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? बी पेशेंट। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो पहला कॉन्सेप्ट ये था सिंस और फॉर का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है सिंस और फॉर का, कि जब भी आप सिंस और फॉर को इस्तेमाल करो, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे आप कंफ्यूज होते हो, और ये दोनों के दोनों किसके बारे में बात करें, समय के बारे में बात करें, कि कोई चीज कब शुरू हुई थी, या फिर कोई चीज की ड्यूरेशन क्या है। जब ये दोनों के दोनों इस बारे में बात करें तो इसका मतलब है कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ था। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब भी सिंस और फॉर हमने लगाया और ये दोनों के दोनों बता रहे हैं कि ये काम तब शुरू हुआ था या ये काम का ड्यूरेशन तब, इसका मतलब है काम कंप्लीटेड है। इसका मतलब है काम कंप्लीटेड है, पास्ट में शुरू हुआ था, काम कंप्लीटेड है। तो दो ही टेंसेस हैं जो ऐसे हैं जो बताते हैं टास्क कंप्लीटेड है। वो कौन कौन से टेंसेस हैं जो बताते हैं टास्क कंप्लीटेड है? समझ में आ रहा है इस कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक क्या है? अब याद नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ आएगा। दो ही टेंसेस थे जो बताते थे टास्क कंप्लीटेड है, और वो क्या था, एक था परफेक्ट और एक था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसीलिए ये जिन भी टेंस के लिए यूज होंगे वो टेंस कौन सा होगा, वो टेंस या तो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कंप्लीटेड है और लगातार भी चल रहा है, और परफेक्ट में सिर्फ कंप्लीटेड है। तो इसमें सिर्फ कंप्लीटेड होता है और इसमें कंप्लीटेड भी होता है, लगातार भी चल रहा होता है। इसीलिए इन दोनों के साथ सिर्फ और सिर्फ यही टेंस लगते हैं और कोई टेंस नहीं लगता है। अब कॉन्सेप्ट रटने में प्रॉब्लम क्या आती है? जब आप कॉन्सेप्ट रट लेते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि सिंस आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है, आप एरर बता देते हो कि यहाँ पे परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। लेकिन सिंस का मीनिंग क्या होता है? सिंस का दो मिनट वेट करते हैं, आवाज बंद हो जाए। चलो, सिंस का मीनिंग एक और भी होता है, और वो कौन सा मीनिंग होता है? सिंस का मीनिंग होता है फिर भी। नहीं, फिर भी नहीं, वो येट का होता है। सिंस का मीनिंग क्या होता है? इस वजह से। ये क्या बताता है? रीजन बताता है। फॉर का मीनिंग भी होता है, फॉर भी बहुत बार क्या बताता है? रीजन बताता है। फॉर प्रपोजिशन की तरह भी यूज होता है। उस केस में क्या बताता है? उसके लिए। दिस बाइक इज फॉर यू। तो क्या इन केसेस में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं लगेगा। इन केसेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब ये दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ स्टार्ट और ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? चलो, दूसरी चीज, एक अगला कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर जो कहता है कि अगर सिंस किसी टेंस के बारे में बात कर रहा होगा तो वो टेंस हमेशा सिंपल पास्ट होगा। सिंस अगर किसी टेंस के बारे में बात कर रहा होगा और पॉइंट ऑफ स्टार्ट या ड्यूरेशन बता रहा होगा तो वो सिंपल पास्ट ही होगा। क्या मुझे बता सकते हो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि सिंस के आगे वाला टेंस हमेशा सिंपल पास्ट ही क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब कोई काम कंप्लीटेड है और सिंस अगर पॉइंट ऑफ स्टार्ट बता रहा है मतलब वो एक्शन पास्ट का है। अगर सिंस पॉइंट ऑफ स्टार्ट बता रहा है वो एक्शन कंप्लीटेड है मतलब पास्ट का है। पास्ट का है मतलब कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट का है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। क्लियर सभी को? एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा सभी को? तो यहां से हमारे दो कॉन्सेप्ट आए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं कब से? सिंस आई हैड मूव टू दिल्ली। इस सेंटेंस में मुझे एरर बताओ। मैं तब से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ जब से मैं दिल्ली मूव हुई थी। सिंस पॉइंट ऑफ स्टार्ट मीन्स पास्ट का एक्शन, पास्ट का एक्शन मीन्स सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा?
सिंस आई मूव्ड टू दिल्ली। क्लियर सभी को? अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देखते हैं। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। मुझे 10 साल हो गए थे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते। क्या ये सेंटेंस सही है? इस सेंटेंस में घोटाला है। कोई मुझे बता सकता है क्या घोटाला है? मुझे 10 साल हो गए थे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते। कब हुए थे 10 साल? पास्ट तो बताना पड़ेगा ना कि पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। जब मैं दिल्ली आई थी तब मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हुए थे। प्रेजेंट की बात नहीं करी, अभी 10 साल नहीं हुए। जब मैं दिल्ली पहुंची थी तब हुए थे 10 साल। तो मतलब इसमें हमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी और वो क्या होगा? कोई भी पास्ट का एक्शन ऐड करना पड़ेगा। व्हेन आई मूव्ड टू दिल्ली। तो ध्यान से देखना, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रही थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूं, तो मैं सिर्फ प्रेजेंट में बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की तो मुझे यहाँ पे पास्ट का एक एक्शन डालना पड़ा। अच्छा, अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगी तो मुझे फ्यूचर का एक एक्शन डालना पड़ेगा। अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगी तो मुझे फ्यूचर का एक्शन डालना पड़ेगा। तो फ्यूचर का एक्शन कैसे डाला? बाय जनवरी 2024, जनवरी 2024 तक मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो जाएंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझाऊंगी, डोंट वरी। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। तो बेसिकली मुझे एक मिनट दो ना, मुझे ना बहुत ज्यादा नोज ब्लॉक हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। ठीक है, चल इस कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर क्लास ओवर कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अदरवाइज समझ नहीं आएगा फ्लो में। तो तीन चीजें मैंने क्या बोली? अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही हूँ तो मैं प्रेजेंट की कर रही हूँ। अगर मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही हूँ तो मुझे पास्ट का एक्शन ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो मुझे फ्यूचर का एक टाइम ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तभी यूज कर सकती हूँ जब कुछ फ्यूचर का होगा। मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तभी यूज कर सकती हूँ जब कुछ पास्ट का होगा। और प्रेजेंट तो मैं सब जगह यूज कर सकती हूँ। क्लियर? अब ये दोनों टेंसेस ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। ग्रामेरियंस ने बना तो दिए ये टेंसेस, बट ये दोनों टेंसेस इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि आधे से ज्यादा लोगों के सर के ऊपर से जाने लग गए। तो ग्रामेरियंस ने क्या बोला, ऐसा करो इनको ना यूज नहीं करते हैं, इनको बस थ्योरी के लिए बना देते हैं, अदरवाइज इनको ना यूज नहीं करते हैं। तो इसी वजह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज में नहीं आते हैं। इनको हम बहुत ही ना के बराबर यूज करते हैं। ज्यादातर जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला टेंस यूज होता है। आपके एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ यहीं से आते हैं। बट मैंने आपको समझाया इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को पूरी तरीके से हर चीज की नॉलेज हो। क्लियर सभी को? चलो, तो अभी हम ये वाली क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। अभी मैंने टेंसेस का सिर्फ एक फाउंडेशन तैयार किया है आप सभी के साथ।
जिन लोगों को एक बार इस क्लास ये नहीं समझ में, एक बार फिर से देख लेना इसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि बाकी चैप्टर्स तो चलो ठीक है, बट टेंसेस का बेसिक सबका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब अगली क्लास जो होगी हमारी सैटरडे की, हम इस फाउंडेशन पर टेंसेस की बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम टेंसेस के एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे की क्लासेस में। आज शाम को 6 बजे जीए फैकल्टी भी लॉन्च हो रहे हैं, आई होप सभी को पता है, मतलब लॉन्च तो मैं क्या ही बोलूंगी, जीए फैकल्टी हम लोग आप लोगों से मिलवाने वाले हैं। तो यस ऑफिसर चैनल पे 6 बजे मिलेंगे हम सभी, आशीष सर, अंकुश सर और जो जीए के फैकल्टी हैं, हम सभी लोग मेरे घर आ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है दैट वील गो टू एन ऑर्फनेज। तो हम चारों लोग ऑर्फनेज जाएंगे, जिसमें हम मैं और गौतम जनरली जाते हैं। और फिर उसके बाद 6 बजे हम आप सभी के पास के साथ लाइव आएंगे और जीए की फैकल्टी को आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह हम शेयर करेंगे, डोंट वरी। आज आज नहीं, कल कल अमिता मैम का बर्थडे भी है, तो शाम को उसका भी सेलिब्रेट करने का मूड है। पिक्चर्स और वीडियोस मैं सारी शेयर करूंगी आप सभी के साथ। हाँ, जानते हैं अमिता मैम को सभी लोग? हाँ, चलिए, तो मिलते हैं आगे की क्लासेस में। और एक चीज और, मैंने आप लोगों को ना मॉक टेस्ट वाली चीज बोली हुई थी ना कि मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अपलोड करवाऊंगी ऐप में। हो क्या रहा है, कल परसों से टीम पूरी तरीके से लगी हुई है मॉक टेस्ट अपलोड करने में, बट जैसे ही 20 क्वेश्चन से ऊपर जाता है ना, तो क्या होता है, वो पूरा पेज रिफ्रेश हो जाता है, इस वजह से अपलोड ही नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए ना मैं पूरा मॉक टेस्ट नहीं अपलोड करवा रही, मैं आप लोगों के लिए ना 10-10 क्वेश्चन करके क्विजेस अपलोड करवा रही हूँ। सभी लोगों को मिल रहे हैं क्विजेस? 10-10 क्वेश्चन के जो क्विजेस हैं सभी लोगों को मिल रहे हैं। हाँ, तो मैं ना वही आप लोगों की एप्लीकेशन पे रेगुलरली अपलोड करवा रही हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सभी लोग ना उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, जब जब आपको टाइम मिल रहा है तब तब आप उनको अटेम्प्ट करो। प्री के भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। मेंस के तो मैंने अपलोड करवा दिए, प्री के भी आपको आई थिंक एक तो अपलोड हो चुका है प्री का, और बाकी रोज मिलते रहेंगे। चलिए कॉल कर ले आज एक स्टूडेंट को, बहुत टाइम हो गया। तो इट्स टाइम टू कॉल अ स्टूडेंट नाउ। देखते हैं कॉलिंग वाला फीचर कैसा काम कर रहा है इसमें, मैंने कभी कॉलिंग की नहीं। यस ऑफिसर पे। चलो आज का कॉल जा रहा है अनीशा को, देखते हैं कैसा काम कर रहे हैं। आवाज आ रही है? यस मैम। एक सेकंड, अच्छा मेरे उसकी साउंड ऑफ है, एक सेकंड दीजिएगा बेटा। हेलो, आवाज आ रही है अनीशा आपको? यस मैम। कैसे हो अनीशा? अच्छी हूँ मैम। कहाँ से हो? मैम मैं वेस्ट बंगाल मालदा से हूँ। वेस्ट बंगाल से। कब से तैयारी कर रहे हो? मैम मैं तो मेरा इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैं उसके पहले थोड़ा थोड़ा करती थी। हाँ, अभी जुलाई से रेगुलर स्टार्ट किए, तो बाकी तो हो रहा है इंग्लिश में। अभी कल जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें मेरा 15 आया था। ठीक है। तो ओके, आज का क्लास आपको समझ में आया? यस मैम। अच्छे से समझ में आया? यस मैम। ओके। अब कल जैसे मॉक टेस्ट में आपके 15 मार्क्स आए, और अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, यस मैम। आप इस साल एग्जाम्स दे रहे हो? मैम मैं तो एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया था, ठीक है। तो इसीलिए इस साल मैं सिर्फ एसबीआई पीओ कर रही हूँ। ठीक उसके है। बाद एसबीआई क्लर्क करेंगे। अच्छा, ठीक है। 15 मार्क्स अच्छे मार्क्स हैं, खराब मार्क्स नहीं है, क्योंकि आपने जुलाई में ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है। तो आई थिंक कितना टाइम हुआ है आपको? अक्टूबर चल रहा है, 2-2.5 महीने हुए हैं। 15 इज अ गुड स्कोर, बट हमें इसको कहाँ पे लेके जाना है? 27-28 पे, राइट? यस मैम। उसके लिए आपके एफर्ट्स लगेंगे। आपने आइडेंटिफाई किया आपके कौन कौन से टॉपिक्स अभी वीक हैं? मैम मेरा वोकैब में प्रॉब्लम हो रहा है, और हम्म, रीडिंग तो स्पीड आ रहा है, लेकिन सिर्फ वोकैब में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या के लिए क्या कर रहे हो आप? मैम वोकैब के लिए एडिटोरियल तो रेगुलर कर रही हूँ, ठीक। और मतलब आपका वोकैब प्रोडिजी जो है हम्म, वो थोड़ा थोड़ा रीड कर रही हूँ, ठीक। और एडिटोरियल से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। चलो बहुत अच्छी चीज है, एक हैबिट बना लो इसको भी, 20 से 25 मिनट रीड करो वो गैप प्रोडिजी को भी। उससे क्या होगा ना, आपको जब वो वर्ड दिखेगा ना एग्जाम में, तो आपको लगेगा कि मैंने कहीं देखा हुआ है वो वर्ड, उसका कुछ कुछ मीनिंग आपको याद होगा। तो इसको भी आप रेगुलरली रीड करो।
इसको ना रटने की कोशिश मत करना, अगर रटने की कोशिश करोगे ना तो मुश्किल होगा, बस फ्लो फ्लो में रीड करना है। अच्छा तीसरी चीज, एक ना मैंने एक वीडियो डालना स्टार्ट किया, आपने देखना स्टार्ट किया वो वीडियो हाँ, निमोनिक्स का, यस मैम, वहाँ पे वर्ड के मीनिंग्स आपको ट्रिक से मैं याद करवा रही हूँ। यस मैम। हाँ उसको भी देखो, तो वहां पे मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को कम से कम ना 500 वर्ड्स जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन वर्ड्स को वो ट्रिक से याद करवा दूं, तो यहाँ से भी आपको वो कैप में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके मैम। ठीक है, और सिलेक्शन चाहिए मुझे आपसे बहुत जल्दी। यस मैम। हाँ तो मेक श्योर करो कि आप अपना बेस्ट दो, 100% दो। मेडिटेशन करते हो आप? नहीं मैम। स्टार्ट करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट में जब नर्वसनेस होगी ना, उस चीज को कंट्रोल करने में मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। यस मैम, मतलब मैं जब मॉक टेस्ट देती हूँ तो हम्म, वहाँ पे बस यही प्रॉब्लम आता है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके बाद लगातार सब कुछ मतलब गलत होने लगता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको जिंदगी में हर चीज को डील करने से बहुत हेल्प करता है। 10 मिनट करना है रोज, कुछ नहीं करना, बस आईज बंद करके बैठ जाना है, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको बस देखते हुए जाना है कि क्या आ रहा है आपके मन में। थॉट्स ना ही रोकने हैं, ना ही जबरदस्ती लेके आने हैं, बस जो थॉट्स आने हैं उनका क्या बनना है? स्पेक्टेटर बनना है, उनका एक दर्शक बनना है, और इस चीज को 10 मिनट रोज करना है। ओके मैम। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैम मतलब अभी तो मैं जुलाई से स्टार्ट की तो मेरा जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहा है वो एसबीआई क्लर्क में मेरा 55 आ रहा है, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा हो रहा है, देखो, क्योंकि अभी तक कट ऑफ वहाँ पे जो दिखा रहा है वहाँ पे कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहा है मेरा। तो सबसे पहले तो इस टेंशन को हटाओ अपने मन से कि मेरा कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहा है, इतने मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहला फोकस क्या करो, आपके सामने भी एसबीआई पीओ का एग्जाम होगा, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होगा, राइट? सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि इनमें जो जो टॉपिक्स आते हैं उसमें आपको अपनी कमांड बनानी है, आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, एक्यूरेसी बनानी है। तो पूरा पूरा सिलेबस आपको पता है, पीओ क्लर्क का सिलेबस सेम ही है, क्वांट्स का सिलेबस, रीजनिंग का, इंग्लिश का, टॉपिक वाइज करना स्टार्ट करो। जैसे क्वांट्स का टॉपिक उठाओ, रीजनिंग का टॉपिक उठाओ, उसको खूब खूब प्रैक्टिस करो। अभी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है जुलाई में, अगर आप इस लेवल पे सोचोगे ना कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, इतने कम क्यों आ रहे हैं, उससे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और डिसअपॉइंटेड होगे। अभी मेन फोकस क्या करो कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस पे फोकस करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। ओके मैम। हम करते उल्टा है, हम इनको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, इस पे फोकस नहीं करते, इसकी वजह से ये भी इंक्रीज नहीं होता और हमारा सब्जेक्ट भी स्ट्रांग नहीं बनता। अगर इस तरीके से करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन एंड करते हैं, और आज तो मतलब बहुत अच्छे से कॉलिंग हो गई, मतलब मजा आ गया कॉल करके ना। अब तो मैं रेगुलरली आप लोगों को, एक स्टूडेंट को कॉल करूंगी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू यू, एंड इससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। तो जो हम लोगों ने सोचा था कि यस ऑफिसर एप्लीकेशन ऐसी बनाएंगे कि हर चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, अभी मुझे पता है थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, देखो अभी भी स्टार्ट हुआ है, एक स्क्रीन साइज की प्रॉब्लम आ रही है, एक वीडियोस डाउनलोड होने की प्रॉब्लम आ रही है, एक आपकी पीडीएफ वाली प्रॉब्लम आ रही थी, वो तो सॉल्व हो गई। वो तो सभी को पता है ना, पीडीएफ एनोटेशन वाली कैसे मिलेगी। आप सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको स्लाइड शो करके दिखेगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे पीडीएफ। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये वाली भी प्रॉब्लम को हम टीम ने बोला कि हाँ हमें ट्यूसडे तक का टाइम दो, पूरी की पूरी टीम इसी पे काम कर रही है, टेक्निकल टीम। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। एक नेट ज्यादा लग रहा था, उसका इशू भी आ रहा था, वो भी बहुत सारे बच्चों का सॉल्व हो गया है। कुछ कुछ कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया एक बार अपडेट कर लेना, तो ये वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा। तो पूरी तरीके से कोशिश है हमारी भी, एजुकेटर्स की भी और टेक्निकल टीम की भी, कि वो सारी की सारी चीजें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे, बट थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होगी, है ना। iOS वाली ऐप भी आने वाली है, वो भी बनना स्टार्ट हो चुकी है, ये वो भी किसी भी मोमेंट आ जाएगी। तो iOS वाली ऐप भी आ जाएगी आप सभी के पास। अभी हमने कल टीम से ना, मैंने, आशीष सर ने, अंकुर सर ने इतनी लंबी मीटिंग की थी। हमने उनको क्या बोला कि आप ऐसा करो, एप्लीकेशन में ना एजुकेटर वाइज ना पूरे पूरे प्रोफाइल्स बनाओ,
और सारे के सारे बैचेस में एजुकेटर्स के प्रोफाइल के अंदर ऐड करो, जिससे क्या हो आपको बैचेस ढूंढने में दिक्कत ना हो बच्चों को। तो उसके ऊपर भी काम हुआ। तो हर चीज पे काम हो रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस की आगे से बता। आप लोगों ने पता है क्या किया, आप लोगों को हमने मेल आईडी दी थी प्रॉब्लम्स की, पता है उस मेल आईडी पे 12,000 प्लस मेल्स आ चुके हैं। हम लोगों ने 8 लोगों को डिप्लॉय किया कि सारे बच्चों को ना रिप्लाई करो मेल का। अब 12,000 प्लस मेल्स का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, और आप लोग फिर क्या हो जाता है, मैम मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा। हमने आप लोगों को बोला था कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो मेल कर दो। तो आप इतनी छोटी छोटी सी दिक्कतों को भी ना आप मेल कर रहे हो कि मैम क्लास नहीं मिल रही है, टेलीग्राम चैनल कौन सा है। थोड़ा सा खुद से भी कोशिश करो, आप एप्लीकेशन को थोड़ा सा भी ब्राउज करोगे ना, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, बट उसके लिए थोड़ा सा ब्राउज करने की जरूरत है। एक ही बच्चे ने ना 50 मेल किए हुए थे कि iOS ऐप, मेरे पास तो आईफोन ही है, मैं एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करता, iOS ऐप लेके आओ। हाँ, तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी ना, हमने उनका एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, टीम को टाइमलाइन दे रखी है। हाँ, प्लानर वाली हर चीज को धीरे 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 करके सॉल्व किया जा रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, चलो तो सेशन एंड करते। एक बार मुझे बताना जरूर कि इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा है, क्योंकि मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। और आपके फीडबैक की वजह से ही आज परफेक्शन इस लेवल पे आ पाया है कि मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स वॉच परफेक्शन डेली। तो प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस ईमेल आईडी पे, और मिलते हैं आगे की क्लासेस में। चलिए, थैंक यू एवरीवन।